नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2014 आईएएस का पेपर है और सी सेट में किस तरह के एग्जाम्पल रीजनिंग में आए थे, इन पे आज चर्चा करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ में। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है? 5 व्यक्ति हैं, एक लक्ष्य पे 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल से गोलियां दागते हैं। ठीक है, 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? मैंने कहा था इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे एलसीएम एलसीएम पे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है बेटा? 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 का भाग 3, 7, 4, 9, 6, फिर 2 का भाग, तो यहाँ से 3, 7, 2, 9, 3, फिर 3 का 1, 7, 2, 3, 1, फिर 2 का, फिर 3 का लगेगा, फिर 7 का लगेगा। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करना है। तो 7 तिया 21, 21 का डबल 42, 42 का डबल 42 का डबल हो गया 84, 84 का डबल हो गया आपके 84 का डबल हो गया 168, 168 का मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 4, 6 18, 8 तिया 24, 6 18 और 3 एकम 3, 504। ठीक है, और ये 1 घंटे की बात कर रहा है। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं बच्चे। 1 घंटे बराबर 60 मिनट होती हैं, है ना। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। सेकंड की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है सेकंड के लिए 60 गुना 60 करना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में भाग लगाना है 504 का। 3600 सेकंड में भाग लगाना है कितने का? 504 का। ये लगभग लगभग जाएगा 7.1 के आसपास। ठीक है, 7.1 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 8 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 7। वैसे यूपीएससी ने पॉइंट के आगे कहा तो 8 भी आंसर माना है, 7 भी माना है। ठीक है, तो फिलहाल जो आंसर है वो कितना है? 7। और 8 भी हो सकता है क्योंकि पॉइंट से आगे की वैल्यू चली गई तो वो 8 में भी काउंट हो जाएगी। तो यहाँ फिलहाल आंसर ले रहे हैं अपन 7। अगला प्रश्न है, 430 बच्चे हैं, एक समूह में सामूहिक फोटो लेने के लिए पंक्तियों में बिठाया गया है। प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे। ओके, पंक्तियों की निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संभव नहीं है? नहीं कौन सी है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से एक बार चेक करते हैं कौन सी संभव नहीं है। सबसे पहले n बराबर यहाँ 3 के लिए अपन ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ संख्या मान लेते हैं बेटा। सबसे पहले मान लेते हैं एक बच्चा बैठा है, उसके बाद n-3, फिर n-6। ठीक है, बराबर n बराबर 3 के लिए, 3 के लिए ले रहे हैं, बराबर 630 बच्चे। 630 बच्चे के लिए बेटा यहाँ से 3n हो गया, यहाँ से 9 आ जाएगा तो 639। और यहाँ से अगर बात करूँ 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 213। तो जाहिर सी बात है 3 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 में तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना। ऐसे ही 4 का और 5 का और 6 का सारे चेक करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आंसर आएगा। n बराबर 4 के लिए अगर देखते हैं तो n बराबर 4 के लिए देख लो, n-3, n-6 और n-9 बराबर 630। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये बेटा आ गया 4, n बराबर 9 और 6 15 और 3 18, 18 जोड़ो इसमें तो 648। ठीक है, 4 का भाग इन सब में जा रहा है, पूरी पूरी बार जा रहा है। ठीक है, तो 4 का भाग लगा लेंगे, 4 एकम 4, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8। तो ये भी आंसर नहीं होगा, 4 भी। अब 5 और 6 पे चेक करना है। 6 पे एक बार चेक कर लेते हैं। 6 की बात करता हूँ, n प्लस n-3 प्लस n-6 प्लस n-9, 1 2 3 4, n-12 प्लस n-15 बराबर 630। ठीक है, 630 इसको सॉल्व करें तो 6n आ गया, जाहिर सी बात है ना। और यहाँ से अगर इसको देख लेते हैं तो यहाँ तक कितना आ रहा था आपका? 9 तक आ रहा था, 18, 18 तो यहाँ तक आ रहा था। ठीक है, और यहाँ से 12 और 7 27 यहाँ से आ रहा है 27।
इनको जोड़ोगे कितना आ रहा है, 5 और ये 4, 45, 645, 645 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बेटा पॉइंटों में आएगा। ठीक है, पॉइंटों में आएगा। तो 6 एक ऐसी संख्या है जिस पे ये पंक्तियों की इस क्रम में बनाना संभव नहीं है। यही पूछ रहा है आपसे कि मतलब जो है सामूहिक फोटो लेने के लिए पंक्तियों में बिठाया गया है, प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे की पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे, तो उसी हिसाब से सीरीज बना दी मैंने। पंक्तियों की निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या संभव नहीं है, तो 6 जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, और सब में एग्जैक्ट आ रहा है, इसलिए आंसर आएगा अपना कितना, डी ऑप्शन 6। तो ये 8 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते आगे हम, क्या कह रहा है देखो, एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति है ए से लेके जी तक, इसी क्रम में नहीं है, ये कह रहा है ए जो है वो ई के ऊपर है, ए जो है वो ई के ऊपर है लेकिन सी से नीचे है। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना है आपको। बी जो है वो मध्य में है, और जी जो है वो ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच में कौन है, जी, और इसके ऊपर कौन था, सी था। ठीक है, बी को मध्य में लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। ई बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में कौन है, ई है। यदि एफ ई और डी के बीच में, एफ जो है वो ई और डी के बीच में है। ठीक है, तो सारे के सारे आ चुके हैं। तो आपसे पूछ रहा है तो सबसे निचली सीढ़ी पर कौन होगा, सबसे निचली सीढ़ी पर कौन है बेटा, सी। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, यानी डी जो है वो सबसे निचली पीढ़ी पर है, सीढ़ी पर है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे कह रहा है ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है, और ई सबसे लंबा है। तो बताइए लंबाई के क्रम में बिठाया जाए तो बीच में कौन आएगा बेटा, सी आएगा। तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल था, तो मध्य में जो आएगा वो कौन आएगा, सी आएगा। 9 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि ए से लेके एफ तक 6 गांव हैं, एफ डी गांव से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, एफ जो है वो डी गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम में है। आगे लिखा है बी गांव ई के 1 किलोमीटर पूरब में, ए गांव ई के 2 किलोमीटर बाद मिलेंगे, सी गांव ए गांव से 1 किलोमीटर पूरब में बाद मिलेंगे, डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में। डी गांव जो है वो ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, ये लाइन ले ली हमने और पहली लाइन ले ली थी। इसके बाद ए जो है गांव ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है, ए जो है वो ई के 2 किलोमीटर उत्तर में कैसे होगा, यहाँ पे लिखूंगा जब मैं। ठीक है, बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूरब में है, बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूरब में, ये लाइन भी आ गई है। और एक लाइन बची थी, सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूरब में है, सी गांव जो है ए गांव के 1 किलोमीटर पूरब में है। आपसे पूछ रहा है कौन से 3 गांव एक लाइन में है, ए डी ई, ए डी ई जो है वो 3 लाइन में है, यानी करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे यहाँ पर बी ऑप्शन। ये 10 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते आगे, यहाँ लिखा है 4 बच्चे पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बगल में बैठा है, ए जो है वो बी के बगल में बैठा है, और बगल में बेटा ऐसे ही बैठ सकता है ये। ठीक है, और लेकिन सी के बगल में नहीं है, सी के बगल में ए नहीं है, तो ठीक है बेटा सी यहाँ बैठेगा। और सी डी की बगल में है, ठीक है, सी डी की बगल में है, तो डी के बगल कौन बैठेगा, डी के बगल कौन बैठेगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ले रहा है, क्या कह रहा है देखो, ए बी के बगल में वाली सीट पर बैठता है, ए जो है वो बी के बगल वाली सीट पर बैठता है, ऐसे बैठा सकते हैं, लेकिन सी के बगल में नहीं। ओके, सी के बगल में नहीं, तो सी के बगल में नहीं मतलब यहाँ बैठेगा सी और यहाँ बैठेगा सी। सी डी की बगल में नहीं, ओके, मना कर रहा है, तो यहाँ बैठेगा डी और यहाँ बैठेगा डी। अब पूछ रहा है डी के बगल वाली सीट पर, यहाँ देखो तो भी ए है, यहाँ देखो तो भी ए है, तो करेक्ट आंसर आएगा बी। क्लियर है, ये ऐसे होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। यहाँ पर कह रहा है एक घड़ी में घंटे व मिनट वाली सुई बिना झटके चलती है, ठीक है, 8 से 9 के बीच में समय दिखाती है, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी मिनट निकटतम पूर्णांक के बाद दोनों सुइयां फिर एक बार एक दूसरे से ऊपर होंगी। तो देखो मेरी बात सुनो, ये घड़ी होती है बेटा, ऊपर बज रहे हैं 12, नीचे बज रहे हैं 6, इधर 3 और इधर 9। ठीक है, मान के चलें घड़ी 8 से 9 के बीच का कई समय दिखाती है, 8 से 9 के बीच का समय दिखाती है, और दोनों सुइयां यहीं से चलना शुरू करती हैं।
ठीक है। सबसे पहले मिनट वाली सुई चलेगी। मिनट वाली जो सुई चलेगी वो पूरा चक्कर लगाएगी बेटा। पूरा चक्कर मतलब 1 घंटे का होता है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट का होता है। पर यहाँ पर इसको घंटे वाली सुई नहीं मिलेगी, क्योंकि घंटे वाली सुई जो है वो भी चलेगी, और वो भी चलेगी तो जाहिर सी बात है 5 मिनट और कुछ सेकंड चलेगी। तो यहाँ पर 60 मिनट तो मिनट वाली सुई चली है, और 5 मिनट और चली है, तो लगभग 65 मिनट करीब जो है वो चलेगी। तो आपसे यही पूछ रहा है कि एक दूसरे के ऊपर कितने समय बाद होंगी। 65 मिनट के बाद, 65 कुछ सेकंड आता है वैसे, पर ऑप्शन को देख के 65 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है एक नर्सरी में 50 विद्यार्थी प्रवेश दिया है। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ केवल हिंदी बोलते हैं। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है। कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, एक कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं, और कितने केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। 3 चीज़ें मुझे अरेंज करनी है। तो एक काम करो, बोर्ड पे देखो बेटा। यहाँ पर 2 गोले हैं मेरे पास में, एक अंग्रेजी भाषा के लिए है और एक बेटा हिंदी के लिए। अंग्रेजी वाले 21 हैं, कॉमन वाले बता रहा है बेटा 10 हैं। केवल अंग्रेजी निकालना है, ओनली इंग्लिश। ठीक है, केवल अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे आप कि भैया 21 में से 10 घटा लेंगे, कितने आएंगे 11। केवल अंग्रेजी वाले आ गए 11। अब निकाल रहे हैं बेटा दूसरा, केवल हिंदी पूछा है आपसे। केवल हिंदी, यहाँ केवल हिंदी पूछा है। अंदर अंदर का टोटल कुल संख्या 50 के बराबर आना चाहिए। तो बेटा 50 में से इन दोनों का टोटल माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा 29 आएगा। यहाँ पे 29 आ गया। ठीक है, एक तीसरा प्रश्न पूछ रहा है इसमें, कुल हिंदी वाले कितने। कुल हिंदी वर्ग के लिए कॉमन को जोड़ना पड़ेगा, यानी 29 + 10 बराबर 39। ऑप्शन डी 29, 11 और 39, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व होगा। 19 नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, और इसमें क्या कह रहा है देखो। ये कह रहा है 6 पुस्तकें हैं, ए से लेकर एफ तक अंकित हैं। अंकित कर एक के बगल में एक रख दी गई हैं। बी, सी, ई और एफ पर हरे आवरण हैं, जबकि अन्य पुस्तकों पर आवरण पीले हैं। अच्छा, ठीक है। ए बी सी पुस्तकें नई हैं, शेष पुरानी हैं। ए बी सी पुस्तकें विधि से रिपोर्ट हैं, और पुस्तकें आयुर्विज्ञान के हैं। कौन सी 2 पुरानी आयुर्विज्ञान से उद्धरणों से हरे आवरण वाली पुस्तकें हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर चाहिए, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे एक बार पूरी क्लास देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर पुस्तकें जो हैं वो ए बी डी जो हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं बी से। ठीक है, बी सी ई एफ ये सब हरे आवरण की पुस्तकें हैं। तो ए बी सी डी ई एफ 6 पुस्तकें थी। बी सी ई एफ हरे आवरण की हैं, ग्रीन, ग्रीन, ई ग्रीन और एफ भी ग्रीन। ठीक है, आगे लिखा है जबकि शेष पुस्तकें जो है पीले आवरण की हैं, येलो, येलो। ठीक है, ए बी डी जो हैं वो नई पुस्तकें हैं। ए बी डी जो है वो न्यू, न्यू, न्यू। ठीक है, शेष पुरानी है, ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड। आगे लिखा है इसमें लिखा है कि ए बी सी जो है वो विधि से संबंधित हैं, विधि लॉ। तो ए बी सी, ए बी सी ये लॉ से संबंधित हैं, और शेष जो है वो किससे है, आयु विज्ञान से रिलेटेड हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, मेडिकल, मेडिकल, मेडिकल। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कौन सी 2 पुस्तकें पुरानी और मेडिकल, आयुर्विज्ञान और हरे आवरण वाली पुस्तकें हैं। ठीक है भाई, अब आप देखिए, एक तो ई जो है मेडिकल है, हरे आवरण वाली है और ओल्ड है, और एक एफ मेडिकल,
ओल्ड और हरे आवरण वाली। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार। 21 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। 22। 22 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है देखिए। आपसे कह रहा है कि एक सरल रेखा 36 सेंटीमीटर लंबा, इस रेखा पर दोनों अंत बिंदुओं से बिंदु अंकित करने हैं, ठीक है। अन्य अंत बिंदु से पहला बिंदु अंत बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूसरा पहले से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, तीसरा जो है वो 3 सेंटीमीटर आगे, ऐसे ही। अंत बिंदु को ना गिना जाए और ओवेनिस्ट बिंदु जो कॉमन आ रहे हैं उनको भी ना गिना जाए, एक गिना जाए सॉरी, तो बिंदुओं पर संख्या कितनी होंगी? तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की मैं रेखा मान लेता हूँ 36 सेंटीमीटर लंबी है और मुझे बिंदु लगाने हैं बेटा। यहाँ से यहाँ तक बिंदु लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। 1 से लेके 5 तक का योग होता है 15। 1 से लेके 5 तक का योग होता है 15। और इधर से भी बिंदु लगा लेते हैं। इधर वाले बिंदु जो है वो मैं मान के चलता हूँ स्क्वायर में है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 15 और 15 30, 36 सेंटीमीटर की रेखा है, तो जाहिर सी बात है अगला जो बिंदु आएगा वो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। ये 6 और 7 का मतलब है 5 और 4 9, यहीं कहीं। और बचा कुचा जो है वो डायरेक्ट कितना आएगा? 8। यहाँ तक बिंदु आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब इधर वाले बिंदु भी आपको लगाने हैं। तो बेटा यहाँ पर आएगा 6, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा 7 और आखिरी कोने वाले पर आएगा 8। अब कह रहा है एक तो कोने वालों को नहीं गिना जाए और ये कॉमन थे, ये इसके ऊपर आ रहा था, ये इसके ऊपर आ रहा था, इनको एक ही गिना जाए। तो टोटल बिंदु कितने हैं? 7 के साथ कोने वालों की मना कर रहा है कि कोने वालों को गिनना ही नहीं है। तो कितने बिंदु जो है वो पड़ने वाले हैं इस पर टोटल, वो देखना है। तो यहाँ पर देखो कितने बिंदु पड़े, 1 2 3 4 और एक ये रहा बेटा 5। 5 ही इधर होंगे, 4 ये, एक ये, 5 और 5 10, एक इसका एक इसका। टोटल बिंदुओं की जो संख्या आएगी कितनी आएगी? 12। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। 22 नंबर है, देख लीजिए। बढ़ते आगे। एक क्लब में 120 संगीतज्ञ हैं। कुल संगीतज्ञों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? 120 दे रखी है, ठीक है। 120 संगीतज्ञ हैं। 5% तीनों प्रकार के बाजे बजाते हैं। तीनों प्रकार के बाजे बजाने वाले 5% है। 120 का 5/100 बराबर आएगा बेटा 6। अब देखो 3 तरह के बाजे मेरे पास हैं। कौन कौन से बाजे दे रखे हैं बेटा इसमें? एक तो दे रखा है बांसुरी, एक दे रखा है वायलिन, एक दे रखा है गिटार। और 3 गोले में भरने की जो जगह होती है वो 7 होती है। 7 कैसे? ये केवल बांसुरी, केवल वायलिन, केवल गिटार। केवल केवल वाले 3 हैं, डबल वाले 1 2 3 और ट्रिपल वाले 3 हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी 2 और 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतों की संख्या 30 है। अच्छा, 3 वालों की यानी जगह जो है 3 वालों की जो है वो फिक्स हो गई, 6 आ चुकी है। और 2 का जो टोटल है वो 30 है। टोटल 30 है, मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ ये जगह भी आ चुकी है। आगे लिखा है 40 संगीतज्ञ जो हैं वो केवल गिटार बजा सकते हैं। गिटार, ये जगह भी भर गई। केवल गिटार वाले जो हैं वो 40 हैं। इनका अगर टोटल करूँ 6 30 और 40 बराबर 76, 76 आ गया। अब मेरे पास जो जगह बची है ना डायग्राम में, वो कौन कौन सी बची है? मेरे पास बची है केवल बांसुरी और केवल वायलिन, ये जगह बची हुई है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है? केवल वायलिन बजा सकने वाले या केवल बांसुरी बजा सकने वाले संगीतज्ञ कितने हैं? संगीतज्ञ मेरे पास थे कितने बेटा? 120। इन सब का टोटल कितना आ गया? 76 आ गया। माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 44। 44 ऐसे हैं जो केवल वायलिन और केवल बांसुरी जो है वो बजा सकते हैं। ये आंसर आएगा 24 का, 44। अगला है, अगला प्रश्न है, इसको एक बार सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है एक मेज पर 6 एक समान कार्ड रखे हुए हैं, ठीक है भाई। 6 एक समान कार्ड रखे हुए हैं मान लेते हैं, और प्रत्येक कार्ड के एक फलक पर संख्या 1 है और दूसरी फलक पर 2 अंकित है, ठीक है। सभी 6 कार्ड ऐसे रखे हुए हैं कि संख्या 1 वाला फलक ऊपर की तरफ है
सभी कार्ड ऐसे, सभी 6 कार्ड ऐसे रखे हुए हैं, संख्या 1 वाला फलक ऊपर की तरफ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 वाला फलक जो है वो ऊपर की तरफ है, और आपसे फिर क्या कह रहा है कि वह इसकी दूसरी फलक 2 है, और एक प्रयास में 4 ना कम और ना उससे अधिक कार्डों को पलटा जाता है। कार्डों की न्यूनतम कितने प्रयास ऐसे होंगे पलटा जा सकता है जब सभी 6 कार्डों के ऊपर संख्या 2 दिखे? कितने प्रयास में ऐसा होगा कि सभी कार्डों पे जो है संख्या कितनी दिखे? 2 दिखे। तो पहला प्रयास अगर मैं करता हूँ तो पहले प्रयास में बेटा इसको पलटा, 2 2 2 2 1 1, ठीक है। पहला प्रयास किया मैंने तो ये दिखा मुझे, और इसके बाद दूसरा प्रयास जो है, दूसरा प्रयास करते हैं। दूसरे प्रयास में यहाँ पर पहले प्रयास में क्या कह रहा है, एक प्रयास में 4 ना कम ना उससे अधिक कार्डों को पलटना है, ना तो कम और ना अधिक, 4 को पलटना है। न्यूनतम कितने प्रयास करें जिससे ये संख्या अपन को कितनी दिख जाए? 2 दिख जाए, ठीक है। अगला जो प्रयास है वो क्या है, देखो अगला जो प्रयास है, यहाँ पर 2 1 1 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये 4 पलट दिए मैंने, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक। अब तीसरा जो प्रयास मैं करूँगा, तीसरा जो प्रयास करूँगा उसमें एक, एक तो इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, 2 2 2 2, तो न्यूनतम 3 प्रयास करने पड़ेंगे जिसमें ये सभी कार्डों की संख्या जो है वो 2 दिखेगी। तो करेक्ट आंसर आएगा, प्रयास कितने होंगे ऐसे? 3 होंगे। पूरी क्लास देख लो। वैसे तो ये आपके मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है, दोनों का है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है और इस आकृति को ढूंढना है कौन से में ये आकृति जो है वो दिखाई दे रही है, ये हमें ढूंढ के निकालना है। किस में ये आकृति दिखाई दे रही है उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ये क्लियर है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, खाली जगह पर क्या आएगा? इसमें एक निश्चित क्रम चल रहा है, उस क्रम को हमें पहचानना है, उसके अनुसार फिर हमको आंसर निकालना होगा। अब क्रम क्या चल रहा है वो एक बार देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले पहला पहला एरो देख रहा हूँ, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह ऊपर है। पहला एरो कोई चेंज नहीं है, इसका मुंह एरो का ऊपर है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा इधर आ गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा एरो का मुंह नीचे आ गया। इसमें पहला पहला एरो एक जैसा है, ऊपर मुंह है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसमें भी पहला पहला एरो ऐसा ही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी दोनों का मुंह ऊपर। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला एरो तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, सीधे सीधे ऐसे ही कॉलम में, और सेकंड वाले एरो को क्लॉकवाइज चलाना है 90 डिग्री। पहले ऐसे था, फिर ऐसे, देन फिर ऐसे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये सीरीज आई थी और इसका आपको देखना है आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो एक बार, सबसे पहले 29 प्लस 13 प्लस 18 बराबर सबका टोटल कितना है बेटा? 60। 30 प्लस 27 प्लस 3 बराबर सबका टोटल 60। अब बेटा यहाँ 60 में से माइनस कर लो, कितना माइनस कर लो? इन दोनों का टोटल माइनस कर लो। तो 9 और 3 12, और 3 और 1 4 और 1 5, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 8। 8 जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो एक बार। 42 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि इस खाली जगह पर क्या आएगा, इसको मुझे चेक करना है, ठीक है। चेक करते हैं क्या तरीका है। देखो यहाँ पर यहाँ पर ऊपर देखें 4, तो एक कम हुआ। सबसे पहले सर्किल की बात कर रहा हूँ, जीरो की बात कर रहा हूँ। यहाँ 4 है, एक कम हुआ 3, एक कम हुआ 2। यहाँ पर बेटा 3 है, यहाँ एक कम हुआ 2, और यहाँ एक कम हुआ 1। यहाँ पर 2 है, एक कम हुआ 0, यहाँ 1 और एक कम हुआ तो 0, मतलब इसमें सर्किल तो नहीं आएगा, ये तो गलत है, तो यही बच रहा है।
फिर भी एक बार ट्राइंगल को देख लेते हैं। यहाँ 2 है, एक कम हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, सही है। यहाँ 3 है, एक कम हुआ, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 ट्राइंगल आने चाहिए बेटा। और ऑप्शन कौन सा है ऐसा? ए। सीरीज के अनुसार देखें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 43 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। दी गई आकृति के संदर्भ में यू और या वी चुने अनुरेखा दिए गए एस से टी तक जाने के लिए कितने भिन्न मार्गों का प्रयोग किया जाएगा? एस से टी, ये एस है और ये टी है। कितने मार्गों का प्रयोग किया जाएगा? ये होता है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। अब एस से यू जाने का रास्ता क्या है बेटा? एक तो ये, एक ये, एक ये, 3 रास्ते। इसमें कितने जा सकते हैं? 2। इसमें कितने जा सकते हैं? 3। कर दो गुणा। कितने मार्ग संभव है? 6, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। 18 मार्ग जो है वो भिन्न भिन्न मार्गों से ये जा सकता है। करेक्ट आंसर आएगा 18। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 45 नंबर का एग्जाम्पल है और ये होती है आपके फिगर सीरीज। अगला आपसे पूछ रहा है क्या आएगा? पहले इसके क्रम को जानना पड़ेगा कि क्या सीरीज चल रही है इसके अंदर और क्या तरीके से आंसर आ रहा है। तो यहाँ पहले से मैं दूसरे को बताता हूँ। सबसे पहले इधर डार्क वाला पोर्शन था वो इधर आ गया, जो ऊपर डार्क वाला पोर्शन था वो नीचे आ गया, जो इधर डार्क था वो इधर आ गया, जो नीचे डार्क था वो ऊपर आ गया, ठीक है। इसमें तो ये कंडीशन है। और दूसरे और तीसरे की अगर बात करें तो ये इसका मिरर इमेज। मिरर कैसे होता है? मिरर इमेज ऐसे होता है, ये चीज यहाँ आ गई, ये चीज यहाँ आ गई, ये आपके इधर, ये पूरा का पूरा सर्कल उठा के इधर। मतलब वैसे तो मिरर इमेज लाइट जाएगा, तो पूरा मिरर नहीं है, ये इनका मिरर है। और ये पूरा की पूरा उठ के ऐसे कैसे, जो आकृति है वही आकृति सीधे की सीधे ऐसे वापस से फिर वही क्रम, ठीक है। कौन सा वाला देख लो, ये नीचे डार्क है तो ऊपर, इधर डार्क है तो इधर, और इधर डार्क है तो नीचे डार्क, इधर डार्क है तो इधर। अब वापस से वही मिरर इमेज वाली आकृति बननी चाहिए। मिरर इमेज वाली आकृति अगर आप बनाओगे तो सर्किल बनेंगे बेटा 4। 4 सर्किल में ये वाला डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, देख लो आप, इसके बगल में है ना। और ये डायग्राम ऐसे कैसे बनेगा? ये सीधा की सीधा उठ के ऐसे आएगा बेटा, और ये सीधा की सीधा उठ के ऐसे आएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल है साहब। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऐसा बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आप देखे आएंगे वो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है एक घड़ी 18 मिनट में बजती है, दूसरी घड़ी 24 मिनट में बजती है और तीसरी जो है 32 मिनट में बजती है, ठीक है। सभी तीनों घड़ियां एक समय सुबह 8 बजे से मिलाई गई हैं। दूसरे दिन किस समय में एक साथ बजेंगी? मैंने कहा था एक बार का समय दिया है, दूसरी बार का समय पूछे, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको एलसीएम पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। कैसे सुनो। 18, 24 और 32 एलसीएम लेना है बेटा इनका। 2 से ले लो पहले तो, 9, 12, 16, फिर 2 से ले लो, 9, 6, 8, फिर 2 से ले लो, फिर 3 से ले लो, फिर 3 से ले लो, और आखिरी में 4 से। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का डबल 72 का डबल 144 डबल 288, 288 मिनट। 288 मिनट का मतलब होता है बेटा 4 घंटे 48 मिनट। ये काय में जुड़ेंगी? ये सुबह 8 बजे की बात थी, 4 घंटे 48 मिनट जोड़ के घड़ी का सही समय आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 12:48। ऑप्शन है कोई? बिल्कुल बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आपसे कह रहा है कि कीमत वही चीज नहीं है जो मूल्य है, ठीक है साहब, मान लिया। कीमत वही चीज नहीं है जो मूल्य है। मान लें कि किसी दिन हर चीज जैसे कोयला, रोटी, डाक टिकटें, एक दिन का श्रम, मकानों का भाड़ा आदि की कीमतें दुगनी हो जाती हैं, ठीक है, डबल हो जाती हैं। तब कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, किंतु एक को छोड़कर बाकी चीजों के मूल्य नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। एक को छोड़कर बाकी चीजों के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। लेखक कहना चाहता है कि यदि सभी चीजों की कीमतें दुगनी हो जाएंगी तो क्या होगा? सब चीजों का मूल्य स्थिर रहेंगे, गलत। बिकी हुई चीजों का मूल्य दुगना हो जाएगा, गलत। खरीदी गई चीजों के मूल्य आधे हो जाएंगे, खरीदी हुई मूल्य जो है वो आधा हो जाएगा।
तो ये बात जो है खरीदी हुई मूल्य आधा हो जाएगा, ये भी क्लियर नहीं है, ये भी गलत होगा। केवल मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, हाँ ये करेक्ट आंसर है कि मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, कि अगर सारी रेटें बढ़ गई, कोयला, रोटी, डाक टिकटें, तो फिर मुद्रा का जो मूल्य है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। कोई श्रमिक अपने घर से फैक्ट्री 5 मिनट प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, ठीक है साहब, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट विलंब से पहुंचेगा। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो फिर 7 मिनट पहले पहुंचता है। फैक्ट्री से घर की दूरी क्या होगी वो आपसे पूछा है। तो इसमें बेटा चालों का गुणा फॉर्मूला होता है, चालों का गुणा। पहली चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अपॉन चालों का अंतर, चालों का अंतर 5 और 6, चालों का अंतर, ठीक है, चालों का अंतर गुणा समय। समय कितना है बेटा, सबको जोड़ के देखना। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो 3 मिनट पहले पहुंचेगा, और 3 मिनट विलंब से पहुंचेगा, और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो 7 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो जो समय है वो कितना है, समय का योग 10, और इसको मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा, इसको कैलकुलेट करना है आपको, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 30, यहाँ से 1, यहाँ से 10 और यहाँ से 60, 0 हटाओ 2, और कितना आएगा बेटा 5 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर। ये मैथ का एग्जाम्पल था, ले लिया है रीजनिंग में, कोई बात नहीं है, तो आप ये देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनो। अब इसको पढ़ना है आपको कि ये एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पर कह रहा है अतएव स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं होती, ठीक है, जब तक सरकार से उसके द्वारा अधिकारियों पर आक्रमण करने पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाए, ठीक है, अधिकारियों पर आक्रमण करने पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाए। पहला, इस बोध में कि न्याय में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है, गलत, पहला क्लियर नहीं है। दूसरा, एक मानव को राजनीतिक इकाई के रूप में इस प्रकार पहचानने में कि अन्य नागरिकों से विशिष्ट हो जाए, नहीं, ये बात भी क्लियर नहीं है भाई। तीसरा, ऐसे विकेंद्रित समाज में जिसमें मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। चौथा, इस समझ में कि स्वतंत्रता और पाबंदियां परस्पर पूरक हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता और जो पाबंदियां हैं वो परस्पर पूरक हैं। तो ये जो बात है डी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर कह रहा है कि किसी प्रश्न पत्र में 8 कवियाँ हैं, कवियों के नाम है बेटा ABCDEF GH, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इन कवियों के पहले 4 कवि मध्य युग के हैं। ओके, ये तो बेटा मध्य युग के हैं, और बचे हुए जो हैं वो किसके हैं, आधुनिक काल के हैं। ये बेटा आधुनिक काल के हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि साधारणतः जो H को पसंद करते हैं वो G को भी पसंद करते हैं। जब H को पसंद करते हैं तो वो किसको पसंद करते हैं बेटा, G को पसंद करते हैं, ठीक है। और आगे लिखा है कि जो F को पसंद करते हैं वो E को भी पसंद करते हैं, ठीक है भाई, ये लाइन भी क्लियर है। अब कह रहा है प्रशासनिक F के बारे में प्रश्न पूछना नहीं चाहता है, F के बारे में प्रश्न नहीं पूछना चाहता है, ठीक है, मैं क्रॉस कर देता हूँ, F के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता है, ठीक है। F चाहता क्योंकि उसने F के बारे में पुस्तक लिखी है, ओके, किंतु F को पसंद करता है, ओके, F को पसंद करता है, तो और जो F को पसंद करता है वो E को भी पसंद करता है, और F के बारे में मना कर रहा है कि F को जो है प्रश्न पूछेगा नहीं, तो फिर किससे पूछेगा भाई, E से। और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, इस वर्ष किस कवि के बारे में प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। बिल्कुल, अत्यधिक जो संभावना है वो किसकी है, ई की, क्योंकि एफ को जो पसंद करते हैं वो ई को भी पसंद करते हैं, और एफ के बारे में मना कर रहा है, प्रश्न पत्र पूछेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है किससे पूछेगा, ये ई से पूछेगा। सबसे ज्यादा संभावना ई के साथ है।
छह स्त्रियां हैं, नर्तकी हैं, चार गायिका हैं, एक अभिनेत्री है और तीन वायलिन वादिका हैं। गिरिजा, वंजा, जलजा, शैलजा। ठीक है, क्या क्या नाम है देखो। गिरिजा, वंजा, जलजा, शैलजा, तनुजा, पूजा, सब में जाइजा। ठीक है, तो एक तो बेटा नर्तकियां, नर्तकियां, और एक वायलिन वादिका, वायलिन, एक वायलिन वादिका, है ना। नर्तकियां, वायलिन वादिका, गायिका, एक बेटा गायिका। ठीक है, वायलिन वादिका, चार स्त्रियां हैं, चार नर्तकियां, चार गायिका हैं, एक अभिनेत्री है, तीन वायलिन वादिका हैं। एक अभिनेत्री का और आएगी लिस्ट बेटा, अभिनेत्री। ठीक है, अपने सामने ये ग्राफ है, जो जिसमें निपुण है उस पर टिक कर देंगे, जो जिसमें निपुण नहीं है उसमें क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है सुनो। सबसे पहली लाइन लिखी है कि गिरिजा वंजा वायलिन वादिका हैं, गिरिजा वंजा वायलिन वादिका हैं। ठीक है, गिरिजा वंजा वायलिन वादिका हैं, जबकि जलजा शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती हैं, जलजा शैलजा वायलिन को नहीं जानती हैं। ठीक है, शैलजा तनुजा नर्तकियों में से हैं, शैलजा और तनुजा, शैलजा तनुजा नर्तकियों में से हैं। ठीक है, जलजा वंजा शैलजा तनुजा सभी गायिकाएं हैं, जलजा वंजा शैलजा तनुजा ये सभी गायिका हैं, और उनमें से दो वायलिन वादिका भी है। दो वायलिन वादिका बेटा, एक तो ये है और ये हो नहीं सकती, तो वायलिन वादिका एक कौन होगी, तनुजा भी वायलिन वादिका होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, यदि पूजा अभिनेत्री है, लो भाई पूजा जो है वो क्या है, अभिनेत्री है, तो निम्नलिखित में से निश्चित रूप से नर्तकी भी हो, वायलिन वादिका भी हो, वो कौन सी है, नर्तकी भी और वायलिन वादिका। नर्तकी और वायलिन वादिका जो है, नर्तकी और वायलिन वादिका निश्चित रूप से कौन दिखाई दे रही है, तनुजा। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो क्या देके आएंगे, तनुजा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से होगा, ये पजल टेस्ट का था। अगला है LMNOP QRST। अक्षरों को 9 पूर्णांक 1 से लेकर 9 तक प्रस्तावित किया गया है, परंतु उसी क्रम में नहीं है, लाइन से नहीं देना नंबर। ठीक है, तो नाम क्या क्या देखो, LMNOPQRST। पी के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। ठीक है साहब, पी और टी के बीच में 5 का अंतर है। पी और टी के बीच में 5 का अंतर कब हो सकता है, जब यहाँ मैं 9 लिखूं, जब ही तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा बेटा। आगे लिख रहा है कि पी और टी के बीच में 5 का अंतर है, ये ले लिया मैंने। एन और टी के बीच में 3 का अंतर, एन और टी के बीच में 3 का अंतर पता है कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू 6 लिखूं, इसकी तो 9 थी, तो अंतर कितने का हो जाएगा बेटा, 3 का हो जाएगा। ठीक है, एन के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या होगा, अरे आसान था ये तो एन के लिए निर्धारित पूर्णांक जो है वो कितना है साहब, 6 है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आप दे के आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो, 62 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है देखो। यहाँ पर कह रहा है कि सेना के कार्मिक में 1000 में से 8 की मृत्यु हो जाती है, सेना में 1000 के हिसाब से देखो तो 8 की मृत्यु हो जाती है, किंतु नागरिक जनसंख्या में यह प्रति 1000 व्यक्ति 20 है। मतलब जहाँ सैनिक 1000 में से 8 मरते हैं, तो वहीं नॉर्मल व्यक्ति 1000 में से 20 मर जाते हैं, ऐसे कह रहा है। ठीक है, इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सेना में भर्ती होना बेहतर है, भर्ती कोई बात ही नहीं है, यह संबंध आकस्मिक है, ये बात भी गलत है। सशस्त्र बलों में जीवन गुणता सूचकांक बहुत ऊंचा है, और चौथा ही पढ़ लेता हूँ, उसकी विषम जातियों के कारण इन वर्गों की तुलना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ज्यादा सही जो आंसर है वो कौन सा है, डी ऑप्शन जो है ज्यादा सही आंसर है। 62 हो चुका है, 63 पे आ जाइए। बसें कारों की अपेक्षा अधिक दुर्घटना का कारण है, बस को टारगेट किया है बेटा इसने। आगे, और ट्रक बसों की अपेक्षा कम दुर्घटना का कारण है, इसमें भी टारगेट कौन है बेटा, बस, बस टारगेट की है। तो इससे क्या
निष्कर्ष लगेगा? पहला, सड़क पर ट्रकों की अपेक्षा बसें अधिक हैं ना, पता नहीं है, तो पहला गलत है, फर्स्ट वाला जो है वो गलत है। सेकंड, कार चालक बस चालकों की अपेक्षा अधिक सावधान है, चालक की तो कोई बात ही नहीं है बस उनमें, तो ये बात गलत है। ट्रक चालक कार अथवा बस चालकों की अपेक्षा अधिक कुशल हैं, ये भी क्लियर नहीं है। तो आंसर इसको देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ये 63 है। बढ़ते आगे, यदि राजनीतिक नेतृत्व उभरने में असफल होता है तो विकासशील देशों में सेना द्वारा सत्ता हथियाने की संभावना होती है। राजनीतिक नेतृत्व उभरने में असफल होता है, ठीक है, उभरने में असफल होता है, तो आपसे कह रहा है कि अगर उभरने में असफल होता है तो विकासशील देशों में सेना द्वारा सत्ता हथियाने की संभावना होती है। बिल्कुल सेना जो है वो पूरा जो है सरकार को पूरा कवर कर सकती है ना। आगे लिखा है कि उग्र छात्र समूह अथवा श्रमिक लोग क्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। उग्र जो छात्र हैं या फिर श्रमिक हैं वो क्रांति लाने का मतलब प्रयास कर सकते हैं। कहना ये चाहता है कि भाई सरकार जो है वो अच्छे से मजबूत होनी चाहिए। मजबूत जिन देशों में, विकासशील देशों में मजबूत नहीं है, वहाँ सेना जो है वो कंट्रोल अपने ऊपर अपने द्वारा ले सकती है। आगे, किंतु वे सेना में प्रतिद्वंद्विता कभी नहीं कर सकते। ओके, सेना का हस्तक्षेप शासन और राजनीति से हट जाना समाज के राजनीतिक विकास के स्तर से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, ये बात भी सही है जो लिखी है। तो अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा वो आपको पता करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, चारों में से बेहतर आंसर आपको देखना है। पहला, फर्स्ट, राजनीतिक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरण नहीं है, तो पहली बात तो गलत है। प्रभावकारी उपकरण नहीं है तो ये वाली बात क्या है, गलत है, फर्स्ट वाली तो। सेकंड, सेना राजनीतिक शून्य को भरती है, बिल्कुल ये हो सकता है सेकंड। थर्ड, विकास, ज्यादा सही देखना है, विकास हेतु सेना का हस्तक्षेप अवश्य भावी है, तो यार ये तो बात क्लियर नहीं है, ये तो गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्यादा सही अगर देखा जाए तो नन ऑफ दिस से ज्यादा सही आंसर दिख रहा है, सेना राजनीतिक शून्य को भरती है। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, बी ऑप्शन देके आएंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 4 व्यक्ति हैं, आलोक, भूपेश, चंदर और दिनेश के पास कुल मिलाकर 100 रुपए हैं। ठीक है, आलोक और भूपेश के पास धनराशि मिलाकर उतनी ही धनराशि है जितनी चंदर और दिनेश के पास है। ओके, तो यहां लिख देता हूं, आलोक और भूपेश के पास उतनी ही धनराशि है जितनी चंदर और दिनेश के पास है। आगे, किंतु आलोक के पास भूपेश से अधिक धनराशि है, आलोक के पास भूपेश से अधिक धनराशि है। ठीक है, किंतु आलोक के पास भूपेश से अधिक धनराशि है और से चंदर के पास दिनेश से केवल आधी धनराशि है। चंदर के पास दिनेश की आधी धनराशि है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आलोक के पास वस्तुतः दिनेश से 5 रुपए अधिक हैं। आलोक के पास दिनेश से 5 रुपए अधिक हैं। ठीक है, आलोक के पास दिनेश से जो हैं वो कितने रुपए अधिक हैं, 5 रुपए अधिक हैं। अधिक कह रहा है, कम नहीं कह रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया सबके। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब क्या कह रहा है, सुनो। इसमें आपसे पूछ रहा है किसके पास अधिकतम धनराशि है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। यहाँ पर इस इक्वेशन में सी का और ए का मान रख देते हैं। ए का मान कितना है, d+5 + b बराबर सी का मान कितना है, dy2 + d। ये d से ये d काट दो तो b बराबर आएगा d2 - 5। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में सी का मान आ गया, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। अब किसका मान चाहिए बेटा, डी का चाहिए। तो डी का मान भी देख लो। ए का मान क्या था अपने पास में, ए का मान हमारे पास था d+5। बी का मान कितना था बेटा, बी का मान था d2 - 5। सी का मान कितना था अपने पास में, dy2। और डी तो है ही, इसका मान तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो ये -5 + 5 ये कट गया भाई यहाँ से, क्लियर है।
और ये D2 और ये वाला कट गया, तो D बराबर D बचा है। तो सबका मान आ चुका है। किस किस का मान आ चुका है भाई? A का मान आ चुका है, D+5 है, C का मान D/2 है, और ये B का मान आ चुका है, और D का मान D के बराबर है। सबसे अधिक मान जो है वो किसका है? आलोक का, क्योंकि ये D+5 है। तो सबसे अधिक मान जो आएगा वो किसका आएगा बेटा? आलोक का आएगा। ठीक है भाई, तो ये करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, 66 नंबर का एग्जाम्पल है। इसकी बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षा में उपस्थित होता है। ओके, जॉर्ज जो है संगीत की कक्षा में सोमवार को उपस्थित होता है। ठीक है, उसकी साहित्य की कक्षा शुक्रवार को नहीं होती है। साहित्य की शुक्रवार को नहीं होगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। साहित्य शुक्र को नहीं आएगी। वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षाओं में उपस्थित होता है। गणित के दूसरे दिन इतिहास की कक्षाओं में उपस्थित होता है। तो सोम के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। ठीक है, तो आगे लिखा है मंगलवार को वह अपनी खेलकूद की कक्षाओं में उपस्थित होता है। मंगल को जो आएगा वो खेलकूद आएगा। ठीक है, यदि वह एक दिन अभी जो गणित वाली लाइन है उसको लूंगा। यदि वह एक दिन एक ही विषय की कक्षाओं में जाता है, ठीक है, और रविवार को उसकी छुट्टी है, शनि और रवि, रविवार की बेटा छुट्टी है। ठीक है, तो अन्य किस दिन उसकी छुट्टी है? ऊपर लिखा था वह गणित की कक्षाओं के दूसरे दिन इतिहास की कक्षाओं में उपस्थित होता है। वह बुधवार को गणित की कक्षाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, फिर तो आ जाएगा। बुधवार को गणित की कक्षा में उपस्थित होता है, और ठीक है, साहित्य की कक्षा शुक्रवार को होगी नहीं, और इसके दूसरे दिन जो है वो इतिहास की कक्षा में उपस्थित होता है, तो यहाँ पर इतिहास आ जाएगा। और यहाँ पे साहित्य की मना है, तो साहित्य बेटा यहाँ आ जाएगा। तो अगले और कौन से दिन इसकी छुट्टी पड़ने वाली है? अगला और दिन जो है वो फ्राइडे है, शुक्रवार, जब इसकी एक और छुट्टी होगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो फ्राइडे आएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण से। क्या कह रहा है सुनो, सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है कि पंक्ति में ए का जो स्थान है वो बाएं से 11वां है। लो बेटा, ए का 11वां नंबर है, बी का दाएं से 10वां नंबर है। ठीक है साहब, बी का 10वां नंबर ले लिया। यदि ए और बी आपस में स्थान बदलते हैं, स्थान बदलने का मतलब है ए की जगह बी आएगा, बी की जगह ए आएगा, तो ए बाएं से 18वां हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का स्थान जो है वो 18वां हो जाता है। पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं? कुल संख्या निकाल दो बेटा, दोनों को जोड़ के लास्ट में -1, तो 27। ठीक है, और 27 में से ए और बी को हटा दो, तो कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति और हैं बेटा, ए और बी के अलावा। कुल संख्या पूछता 27 है, इसके अलावा पूछ रहा है, तो 2 घटा दो, ए और बी को 25 आएगा आंसर। ठीक है, अगला आगे कह रहा है बी की स्थिति ए के उत्तर में है। बी की स्थिति ए के उत्तर में है, और सी की स्थिति ए के पूरब में है। बहुत बढ़िया। ए और बी, ए सी, ए बी और ए सी। ए बी जो है 5 है, और ये 12 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए। पाइथागोरस बन गया बेटा, ये तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस कर्ण होता है। फॉर्मूला आप जानते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 25 169 बराबर 13। ऑप्शन आएगा बी। इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। यहां से देखो क्या कह रहा था कि 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ए और बी स्थानों से दो कारें एक दूसरे से और तरफ प्रस्थान करती हैं। एक तो मान लेते हैं यहाँ से चल रही है, और एक मान लेते हैं बेटा यहाँ से चल रही है। ठीक है, और स्पीड दे रखी है इसकी आपके 160 किलोमीटर। ठीक है, और 8:10, 8:10, और यहाँ भी 8:10 ये समय दे रखा है। यदि कारों की गति प्रति घंटा 50 और 30 है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी, ये आपसे पूछ रहा है। एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी ये पूछा है। तो समय पूछ रहा है, टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब स्पीड कितनी है बेटा, जोड़ लो, 50 और 30, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और डिस्टेंस कितनी थी, 160। 160 में 80 का भाग, 2 घंटे। 2 घंटे में जो है मिलेंगी। और समय कितने बजे का था, 8:10 का था। 2 घंटे जोड़ दो तो 10:10 जो है करेक्ट आंसर आएगा मिलने का, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होने वाला। ये भी मैथ का था पर कोई नहीं, रीजनिंग में ले लिया है, देख लो आप। 69 नंबर। बढ़ते हैं आगे। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बेटा 3 तारीख को कौन सा वार है, सोमवार है। 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 21 तारीख से पांचवा दिन, 21 से पांचवा दिन यानी 26 तारीख की बात कर रहा है बेटा। तो दोनों के बीच का अंतर 23 का है, भाग लगाओगे 7 का, 7 तिया 21, शेषफल 2 और 2 दिन आगे। सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, वेडनेसडे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि ABCDEF परिवार के सदस्य हैं, वे इंजीनियर और आशुलिपि, डॉक्टर, ड्राफ्टमैन, अधिवक्ता और न्यायाधीश इसी क्रम में नहीं है। इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। ओके, इंजीनियर नाम है ए प्लस विवाहित है और ये आशुलिपिक महिला से विवाहित है। ठीक है, अभी आशुलिपिक जो महिला है इसका नाम क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। आगे क्या लिखा है देखो, सुनो। आगे कह रहा है कि इंजीनियर ए आशुलिपिक महिला से विवाहित है, न्यायाधीश अधिवक्ता से विवाहित है। न्यायाधीश अधिवक्ता से विवाहित है, विधि वक्ता से विवाहित है। ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है। ड्राफ्टमैन का नाम क्या है, एफ, और वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। अलग से लिख देता हूँ, ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है और ये है बेटा ड्राफ्टमैन। ठीक है, ड्राफ्टमैन बी का पुत्र है एवं ई का भाई है, ई का भाई है। ठीक है, ई अभी अविवाहित है, इसकी भी ध्यान रखेंगे। डी एफ की दादी है, डी जो है वो किसकी दादी है, एफ की दादी है। डी जो है वो एफ की दादी है। डी एफ की दादी जब ही हो सकती है जब मैं यहाँ माइनस लिख दूंगा। सही है, तो आंखों के सामने ही आ चुका है। डी एफ की दादी है। अब दो विवाहित दंपत्ति है, एक दंपत्ति तो बेटा ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे, है ना, एक तो इंजीनियर और एक आशुलिपि, ये एक तो मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो है न्यायाधीश और आपके विधिवक्ता, ये दूसरे ये दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे क्या है कि इनमें आपको जो है जोड़े बनाने पड़ेंगे, तभी इसकी बात जो है वो सही बैठेगी। ऊपर कुछ लिखा था क्या कि इंजीनियर ए आशुलिपि महिला से, न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है एवं ई का भाई है, विधिवक्ता सी डी की पुत्र वधू है। ओके, ये लाइन आ गई ना। सी डी की क्या है, पुत्र वधू है। सी डी की पुत्र वधू है डॉक्टर ई, डॉक्टर ई। तो यहां से जो ग्राफ बनेगा वो देखो, यहां लिखा हुआ है अधिवक्ता सी डी की पुत्र वधू है, अधिवक्ता सी, ये रही विधिवक्ता सी माइनस किसकी पुत्र वधू है, डी की। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा डी और ये आ जाएगी माइनस। ठीक है, डी की पुत्र वधू है और इसका पति कौन बन जाएगा, बी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है, दो विवाहित जोड़े मेरे पास आ चुके हैं, जिनमें से एक जोड़ा तो ए डी का है, दूसरा बी सी का है, और सारी बातें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या क्या पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा है आपसे कि बी का व्यवसाय क्या है। बी का जो व्यवसाय है वो न्यायाधीश है बेटा, तो आंसर आएगा न्यायाधीश यानी जज, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन दंपत्ति हैं। दंपत्ति के नाम बताए थे मैंने अभी, बी सी और ए डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि डी का व्यवसाय क्या है। हाँ जी, डी का व्यवसाय क्या बताया था? डी का व्यवसाय आशुलिपि, लिपिक, आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफर। करेक्ट आंसर आएगा बी। तो ये जो है ग्राफ इस तरीके से बनेगा, पूरी क्लास देख लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर फिर भी सही क्वेश्चन था, ठीक है। तो देख लो पूरी क्लास। ये हमारा 14 का पेपर कंप्लीट हुआ है। बहुत जल्दी मैं 13 का, 12 का, 11 का पेपर भी, कोशिश यही है मेरी कि बहुत जल्दी मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व करा दूं। और आज यहीं ज़्यादा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सब।